हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लारी की दुनिया। देखो, मैं एनआईओस का ब्लॉग 502 करा रही हूँ। 502 की मैंने यूनिट 1 करा दी थी। उसमें कई चीज़ें आपको खुद से करनी थी। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सही पढ़ रहे हैं या सटीक पढ़ रहे हैं, वो पता चलता है प्रीवियस ईयर। तो देखो, प्रीवियस ईयर का पेपर है 7 मार्च का 2022 में जो हुआ था पेपर। मैंने इमिटेशन बताया था। तो इमिटेशन में मैंने बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक मॉडल ऑफ इमिटेशन। तो मैंने एक सिंबॉलिक मॉडल बताया था, एक एक्सटेम्परी मॉडल बताया था। सिंबॉलिक मॉडल में बताया था जिन्हें हम पर्सनली नहीं जानते, अगर उनकी जैसे हम बिहेव करें तो सिंबॉलिक मॉडल होता है। तो जिन्हें हम नहीं जानते, उसमें मैंने सलमान खान का एग्जाम्पल देता कि सलमान खान को देख के लड़कों ने तेरे नाम वाली मांग रख ली थी, तो वो उनके लिए सिंबॉलिक मॉडल है। तो रिलेटिव को हम जानते हैं, टीचर को हम जानते हैं, सिबलिंग हमारे भाई बहनों को तो हम जानते ही जानते हैं, और कॉमिक कैरेक्टर उन्हें हम नहीं जानते, उन्हें देख के जो हम इमिटेशन करते हैं वो सिंबॉलिक इमिटेशन होता है। तो इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इमिटेशन से आया। और इमिटेशन के मैंने 4 टाइप भी कराए थे, इनहिबिटरी, डिसहिबिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी कर लेना जो इंपॉर्टेंट है। वैसे पढ़ना में पूरा है, लेकिन देखो मैंने पियाजे और वाइगोत्स्की नहीं कराए थे, किसी ने कहा था वो भी करा दो। तो मुझे नहीं लगता है पियाजे वाइगोत्स्की में तुम्हारा समय बर्बाद करो, क्योंकि तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी कोलबर्ग। मैंने कैसे पढ़ा है अगर तुम कहोगे तो मैं बता दूंगी, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। लेकिन पियाजे वाइगोत्स्की की बात करें हम, तो हम पियाजे और वाइगोत्स्की की बात करें, पियाजे और वाइगोत्स्की तुम्हें कहीं से भी इजीली मिल जाएंगे। मैंने एल्बर्ट बेंटूरा की थ्योरी नहीं कराई, क्योंकि तुम्हें मिल जाएगी आराम से। तो वो चीज़ कराई है जो तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब जैसे इफेक्ट ऑफ इमिटेशन मैंने बताया था, वो तुम्हें नहीं मिलेगा इनहिबिटरी डिसहिबिटरी, तो उसे करा के कोई फायदा नहीं है। जैसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग का था, मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो एल्बर्ट बेंटूरा ने दी, इसको विकेरियस लर्निंग ही बोलते हैं। मैंने कहा था पढ़ लेना। और इसका एक इन्होंने मोटर रिप्रोडक्शन भी इसका प्रोसेस होता है, थर्ड प्रोसेस होता है। तो ये दोनों इसी के पार्ट है, इसका बोथ हो जाएगा दोनों आंसर। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसमें मुझे इमिटेशन का ये वाला क्वेश्चन मिला, तो मैंने सोचा मैंने सिंबॉलिक मॉडल का पढ़ाया था तो मैं बता दूं। और भी एक दो क्वेश्चन मिले थे, लेकिन वो दूसरे पेज शिफ्ट में थे। तो जैसे ये भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग की ऑब्जर्वेशन लर्निंग को विकेरियस लर्निंग बोलते हैं, और इसे मॉडलिंग भी बोलते हैं। मॉडलिंग जिसे देख के नकल करते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग में हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग में पूरी तरीके से नकल नहीं करते, नकल तो करते हैं लेकिन कुछ अपना भी बोल देता है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग को मॉडलिंग भी बोलते हैं। ये मैंने बताया था, हम पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं करते। तो मेरी प्रीवियस ये वीडियो जाके देख लेना। अब मैं यूनिट 2 करा रही हूँ। अब किसने कहा था पियाजे वाइगोत्स्की, देखो पैवलाव, ये सब खुद कर लेना, मतलब बहुत आसान है और तुम्हें कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मतलब अपना भी और मेरा भी समय, क्योंकि देखो मैं भी तैयारी कर रही हूँ और तैयारी के बीच में से तुम्हें बता रही हूँ, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो तुमने कभी नहीं पढ़ी है, तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पियाजे वाइगोत्स्की तुम सर्च कर लेना, किसी भी टीचर की मिल जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं बता दूं तो मैं भी बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन वो है कि मेरे को जैसे टाइम नहीं मिलता। हाँ, एक दो चीज़ें जो पियाजे में बिल्कुल अलग दे रखी है, जो इसमें ही दे रखी हैं, वो तुम खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। पियाजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग, तो मैंने यूनिट 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी थी। आज मैं यूनिट 2 करा रही हूँ, मतलब यूनिट 2 बता रही हूँ। देखो मैं भी सीख रही हूँ, मैंने चीज़ें पहली बार पढ़ी है, तो अगर थोड़ी बहुत वो हो तो उसे अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि मैंने ऐसे कभी किसी को पढ़ाया नहीं है। बट किसी की हेल्प हो जाए, एक्सप्लेन करने से हेल्प हो जाती है। और बताना मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो यूनिट 2 बता रही हूँ मैं, अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें जो अप्रोच है, देखो टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर, ये अप्रोचेस दे रखे हैं। पहले बात क्या नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना होता। अप्रोचेस वगैरह ये सब नहीं पढ़ना होता, सीधा इस पे आ जाओ। जो हमारा ये जो सिचुएशन 1, 3, 4 यूज होती है, ये सब नहीं पढ़नी होती। टीचर सेंटर अप्रोच पे आ जाओ। अब खुद सोचो टीचर सेंटर अप्रोच क्या होगी, जहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करेगा, उसको टीचर मेंटेन करेगा, टीचर टीच करेगा, मेंटेन करेगा, डिसिप्लिन बनाएगा, टाइम फिक्स करेगा। इसमें क्या होगा, ये टीचर सेंटर अप्रोच होगी। इसमें बच्चे एक्टिव लर्नर नहीं होगा, खुद से नहीं सीख पाएगा, बस जो उसे टीचर को बता दिया वो खुद कर लेगा। और टीचर सेंटर अप्रोच को पैब्लो फ्रायर ने, जो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पैब्लो फ्रायर ने इसे बैंकिंग एजुकेशन कहा है। वैसे टीचर सेंटर अप्रोच तुमने पढ़ी होगी, जहाँ टीचर ही सब कुछ एक्सप्लेन करे, टीचर को ही सब कुछ पता हो। तो देखो ये एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं पढ़नी, ये सब नहीं पढ़ना। अब इसके फ़ायदे क्या है, टीचर सेंटर अप्रोच के फ़ायदे क्या है? वैसे कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा नुकसान होता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, अगर टीचर पॉजिटिव माइंड सेट का है, देखो एक सेकंड में बड़ा कर दूँ, अगर टीचर पॉजिटिव माइंड सेट का है तो स्टूडेंट का उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके लिए टीचर का अच्छा होना चाहिए। अब टीचर क्या होता है, बहुत
ट्रांसफ़र कर देता है नॉलेज को, जो उस इन्फॉर्मेशन होती है यंगर जनरेशन को, जो यंगर जनरेशन होती है अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्किल, सब कुछ एक स्टूडेंट को दे देता है, और जिससे कि स्टूडेंट सब चीज़ सीख लेता है टीचर सेंटर लर्नर में। अब जैसे मान लो ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका मतलब क्या है, देयर आर क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ इनफॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब मान लो जैसे मैं एनआईओएस पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, एनआईओएस पढ़ा रही हूँ, तुमने कभी नहीं पढ़ा एनआईओएस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तुम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, एब्स्ट्रैक्ट जिसके बारे में तुम नहीं जान सकते, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है वो, बिना टीचर के तुम खुद से नहीं कर पाओगे, कैन नॉट लर्न ईजिली फॉर वैन लेफ्ट टू स्टूडेंट, मतलब ईजिली नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर टीचर उसकी एक्सप्लेनेशन कर दे तो तुम चीज़ों को समझ लोगे। जैसे मैं तुम्हें एनआईओएस पढ़ा रही हूँ, तो किसी ने कहा था दीदी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तुमने, तो वो चीज़ तुम नहीं जानते तो तुम एक्सप्लेन हो गया, तो वो टीचर एक हेल्प कर देगा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, जो बिल्कुल बच्चा नहीं जानता, वो जो बिना टीचर के वो कर ही नहीं सकता। तो ये टीचर सेंटर का फ़ायदा है। और बहुत सारे मटेरियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो बच्चा खुद से शायद उसे डेंजरस हो, उसके लिए बच्चे के लिए हार्मफुल हो, डेंजर हो, वो उन्हें हैंडल ना कर पाए, तो ऐसे मटेरियल के लिए तो टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ टीचर सेंटर अप्रोच अच्छी है। लेकिन जहाँ और कहाँ पे, जहाँ पे लार्ज साइज में बच्चे, बहुत सारे बच्चे, 100-150 बच्चे हों, वहाँ वो टीचर कैसे पढ़ाएगा सारे बच्चों को, तो वहाँ टीचर सेंटर अप्रोच बहुत अच्छी है, और वहाँ पे फेलिसिल मैटर बहुत अच्छे से यूज़ करेगा। तो देखो ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम्हें इसके कैसे नोट्स बनाना है वो तुम अच्छे से बना लो। मैं कैसे बनाती थी, मैंने पढ़ लिया, जो लाइन अच्छी सी लगी वो लिख लो, मैं इंग्लिश में लिखती थी। अब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हें जो लाइन लिखे, मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं स्टार्टिंग में सब कुछ लिख लेती थी अपने नोट्स में। लेकिन फिर मैंने इसकी सेकंड रीडिंग जब लगाई इस बार, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट 502 है, इसमें से 15 क्वेश्चन है। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर 3 एनालाइज किए, 15 क्वेश्चन 502 ब्लॉक में से है। वो पता कैसा चला, जब 502 पूरा कंप्लीट हो गया, स्टार्टिंग में नहीं पता चल रहा था। सबसे दो, मतलब अगर तुम 100 में से 15 क्वेश्चन 502 ब्लॉक करके जा रहे हो तो बहुत बड़ा है। 502 16 यूनिट है, इसमें से 14 इंपॉर्टेंट है, 2 कंप्यूटर वाली हैं, वो खुद भी कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर मुझे भी नहीं आता इतने अच्छे से, तो मैंने इसमें से वो करा है, तो तुम वो खुद कर सकते हो। अगर कहोगे तो मैं वो 2 भी बता दूंगी कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें रटने वाला ज़्यादा है। अगर हाँ, एक मेरी वो है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को, बताना जरूर, क्योंकि थोड़ा सा फीडबैक मिलता है, तो हो सकता है कोई चीज़ मैं सुधार लूँ, उसे बताना जरूर, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना। तुम्हें कोई कमेंट करने में क्या ही जा रहा है, मुझे इसे वीडियो को बनाने में, एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, मैं सारे काम छोड़ के बना रही हूँ। अब टीचर सेंटर अप्रोच के लिमिटेशन क्या है, मतलब नुकसान क्या है। भाई सीधी सी बात है कि टीचर फैक्ट दे देगा बच्चों को, बस ये याद कर लो, ये सब कर लो, और टीचर इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं पूछेगा, तो ये तो नुकसान है। टीचर की नॉलेज भी लिमिटेड होते हुए टीचर को भी सब कुछ पता थोड़ा होता, तो वह हर बच्चों के इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं दे पाएगा। यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन का तो कोई मतलब ही नहीं बैठा। टीचर सेंटर अप्रोच है, टीचर आया, पढ़ा के लेक्चर दे के चला गया, बात खत्म। यहाँ पे टीचर ना इंडिविजुअल अटेंशन तो देता ही नहीं है, वो सिर्फ कहता है कि तुम ग्रेड पे ध्यान दो, अपना ग्रेड पे ध्यान दो, क्योंकि वो इंडिविजुअल अटेंशन दे नहीं पा रहा। टीचर सेंटर अप्रोच है। और टीचर नेवर गिव बच्चों के थिंकिंग की स्किल को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचता, बस ये मैंने क्वेश्चन करा है। और तुमने ना नोटिस भी किया होगा, जब टीचर हमारे टाइम पे टीचर सेंटर अप्रोच होती थी, जितना सर ने लिखवा दिया उसी में से आना है, वही लिख के आना। सर भी बोल देते थे यही लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे, जो वो टीचर सेंटर अप्रोच है। और यहाँ पे ना इवेल्युएशन समेटिव नेचर का होता है। अब समेटिव और फॉर्मेटिव तुमने पढ़ा होगा सीटेट में, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। समेटिव क्या होता है, जब पूरी क्लास निमट गई, लास्ट में जो पेपर हो जाता है वो समेटिव। फॉर्मेटिव होता है बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं। तो इवेल्युएशन क्या होगा, बच्चों का मूल्यांकन क्या होगा, समेटिव नेचर का होगा। मतलब सीधा आज पढ़ा दिया और लास्ट में पेपर हो गया, जब 6 महीने में या 1 साल में पेपर हो गया। तो यहाँ पे जो सीसी ने भी बात करी है, नो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन नहीं होगा, मतलब सीसी ही नहीं होगी, जो आरटी में बात करी है। जब तुम एक बार लास्ट में पेपर ले लोगे तो बच्चे का तुम कैसे जांच कर पाओगे उसका। और बस टीचर का क्या ध्यान होगा, कंप्लीट करा दो कोर्स को, बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टीचर सेंटर अप्रोच के नुकसान है और ये फायदे हैं। अब ये ट्रू फॉल्स नहीं करने। अब सब्जेक्ट सेंटर पे अप्रोच करो। अब बेसिकली सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच भी क्या होती है, ये भी टीचर सेंटर अप्रोच है, लेकिन इसमें उसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट पे ध्यान होता है कि सिलेबस और टेक्स्ट बुक में से ही सब कुछ आएगा, इसी में से आना है सब कुछ, और कहीं से नहीं आएगा। कि मतलब जैसे हमारे स्कूल में होता था कि इसी बुक में के 5 पन्ने पढ़ लो, इसी बुक में से आएगा, तुम्हें और कोई बुक का कोई मतलब लेना देना ही नहीं है कि हमारे स्कूल में तो ये बुक चल रही है, इसी बुक में से तुम्हें एग्जाम्पल देखने हैं, इसी की एक्सरसाइज करनी है। सब्जेक्ट सेंटर होगा, मतलब इसी बुक से करना है। तो बेसिकली ये भी एक टीचर सेंटर अप्रोच है कि टीचर आया, ये बुक उसे पता है, इसमें से सब कुछ करा दिया।
और हमारे स्कूल में तो मतलब मैं बिल्कुल यूपी बोर्ड से थी, तो सर थे, तो मैंने उन्हें एक बुक ला के दी, सर इसका बता दो, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्कूल में चल रही है वही पढ़नी है। मतलब एक तरीके से भी सर, मतलब मैं 10th क्लास में थी, तो हमारे सर थे, तो मैंने उनका सर इस बुक में से बता दो, मुझे कहीं से मिली थी वो, कहा नहीं ये तुम्हारे स्कूल में नहीं चलती। तो वो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच होती है। अब देखो एनसीएफ ने कुछ हाईलाइट दिया है सब्जेक्ट सेंटर के लिए। वो एनसीएफ ने क्या क्या, वैसे एनसीएफ तुम खुद भी करोगे, लेकिन अगर चलो बता देती हूँ जो इसमें दे रखा है। टेक्स्ट बुक को उन्होंने बताया कि टेक्स्ट बुक एक मेन सोर्स होगा जहाँ से टीचर पढ़ाएगा, वर्ड बाय वर्ड और पैरा बाय पैरा बच्चे को पढ़ाना है, और टेक्स्ट बुक को एक तरीके से गाइड करेगा टीचर को कि इसमें से सब कुछ पढ़ाना है। और ये ना बच्चों को मेमोराइज कराने का, फैक्ट मेमोराइज कराने का वो काम करेगा। और एंड में, चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे बच्चों की लर्निंग हो जाए। टीचर आंसर द क्वेश्चन बहुत ओरली भी क्वेश्चन को बताएगा और रिटर्न वे में भी कराएगा, बाद में कॉपी भी करने के लिए देगा। और इसमें आंसर बच्चे ओरली भी लिखेंगे, रिपीटेशन भी करेंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इसके करेक्टरिस्टिक फ़ायदे क्या है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच के? इसके वैसे फ़ायदे तो कुछ खास है नहीं, बस एक दो ही फ़ायदे हैं। द मेन फोकस की बुक में से आएगा, तुम्हें बी एन ऑल की सबके लिए एक ही बुक है, एक में से पढ़ के तुम पास हो जाओ। ये अच्छी बात है कि सबके लिए कोई सिलेबस नहीं है, कहीं और से नहीं पढ़ना है। जैसे कंपटीशन में तो कोई कहीं से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा है, तो वहाँ एक ही बुक लो, एक ही बुक में से सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा। और जो टीचर है वो मॉडल होता है बच्चों के लिए, एज अ मॉडल होता है। देखो ये सीक्वेंस वाइज पढ़ रहा है, तो टीचर को सब्जेक्ट की मास्टरी होगी, जहाँ से वो पढ़ा रहा है सब्जेक्ट की मास्टरी होगी, तो टीचर अच्छे से डिलीवर कर पाएगा सब चीज़ों को। और इसका एक और फ़ायदा करना है कि लर्निंग जो होती है, जो बच्चों की लर्निंग होती है, वो टेक्स्ट बुक से इजीली हो जाती है। बच्चों को कोई, और सारे बच्चे एक ही बुक पढ़ रहे हैं, तो उनका बच्चों का इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा कि अच्छा तू भी इस बुक से पढ़ रहा है, तू भी। और रियल लाइफ सिचुएशन के भी एग्जाम्पल हम दिए जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, नुकसान ही ज़्यादा है। और बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और यहाँ पर जो पता है कोई बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगा। यहाँ पे क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देगा कि हाँ इस बुक के ये चैप्टर कर दो, रादर देन क्वालिटी पे तो ध्यान नहीं दिया जाएगा। उस बुक में चाहे अच्छा लिखा है, ख़राब लिखा है, डजंट मैटर, बस इसमें से याद करना हो कैसा भी हो। और इवैल्यूएशन हो जाएगा बाद में भी उस बुक में से क्वेश्चन लिए दे दिए और तुम्हारा आराम से। जैसे होता है स्कूलों में, कोई यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हो, मतलब किसी भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हो, पहले के स्कूलों में ऐसे होता था, इसी बुक में से सब कुछ आएगा। मतलब वो डिजिट तक चेंज नहीं करते थे क्वेश्चन होगी, मतलब सीबीएसई बोर्ड में नहीं होता, वो डिजिट चेंज करके देता। हमारे स्कूल में तो ऐसा होता, वो क्वेश्चन का वो वाला बुक ऐसे छाप दी पेपर में। वो बहुत ही ख़राब तरीका है, बच्चों को बुकिश नॉलेज दे रहे हैं बिल्कुल। और जो बुकिश नॉलेज बच्चा बाहर से कुछ सीखेगा ही नहीं। मतलब आजकल मैं स्कूलों में देखती हूँ, मतलब मैंने ट्यूशन पढ़ाया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से। हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता? अभी यहाँ पे क्या होता है, रटवाने की चीज़ें होती है। जैसे हमारे टाइम में रट लो, बस संदर्भ और गद्य आ गया, ऐसे रट लो, रटने पर यहाँ। और इसका क्या वो है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा ही नहीं। जब तुम एक ही बुक से दे दोगे भैया तू इसे रटने बैठ जा, ना पर्सनैलिटी का ग्रोथ होगा बच्चे का, ना कुछ होगा। हमारे टाइम पे तो यही होता था। तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है टीचर सेंटर ये एक तरीके से कि एक बुक दे दी। अब मान लो तुम एक ही बुक से ही सब कुछ पढ़ लोगे, अगर एक ही बुक से बच्चा पढ़ ले तो कोई भी कॉम्पिटिशन ना निकाल ले। अब लर्नर सेंटर सबसे बढ़िया है, लर्नर सेंटर अप्रोच। और पता है लर्नर सेंटर अप्रोच में बच्चा क्या होगा, खुद से सीखेगा। मतलब लर्नर टीचर एक्टिविटी पे ध्यान देगा, टीचर ऑप्टेट। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर का क्या रोल होगा। टीचर एक फैसिलिटेटर होगा, जो तुमने सीटेट पे पढ़ा होगा, टीचर एक फैसिलिटेटर होगा। खुद से ये सिचुएशन वगैरह नहीं पढ़नी, सिचुएशन 6। इससे फ़ायदा क्या है, मतलब लर्नर खुद से सीख रहा है सारी चीज़। तो अब बच्चे के हर नीड पे ध्यान दिया जाएगा, सब सारी स्ट्रेटजी मेथड उसकी नीड के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी। और टीचर क्या करेगा, बच्चों को मोटिवेट करने का काम करेगा। मोटिवेट करो कि तुम्हें ऐसा करना है। टीचर क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा। बच्चों को फैसिलिटेट, इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये निर्देश नहीं देगा कि भाई तू ऐसे ही करेगा। फैसिलिटेटर होगा, बस उससे हेल्प करेगा। सिचुएशन क्रिएटेड फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस, सिचुएशन ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस करेगा कि बच्चे फैसिलिटेट करें। बच्चे क्या करेंगे, इंडिविजुअल और ग्रुप में भी काम कर सकता है, या तो अकेले भी कर सकता है, ग्रुप में भी कर सकता है। स्टूडेंट इंटरेक्ट करेंगे अपने दोस्तों से, पीयर से, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी क्वेश्चनिंग करने की, एक्सप्लोरेशन। अब बच्चा खुद से सीख कर चीज़ कर रहा है तो क्वेश्चनिंग भी कर सकता है, एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है, एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट, बच्चों की ऐसी एक्टिविटी होगी तो बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। और जो असेसमेंट होगा टीचर लर्निंग का, वो सारे बच्चे आराम से असेसमेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि हर तरीके की टीचिंग मटेरियल को यूज़ करेगा। और टीचिंग क्लाइमेट कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, जनतंत्र होगा, हिंदी में जनतंत्र बोलते हैं। स्टूडेंट टीचर से क्लैरिटी से अपने कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, टीचर सेंटर नहीं है, बच्चे अपने आप खोज रहे हैं।
अब जो इसमें दे रखा है कि क्या कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चे करेंगे, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करने का मौका मिलेगा। जो बच्चे ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है बेसिकली, इसके बारे में तुम यूनिट 4 में डिटेल में पढ़ोगे, तो यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे एक्टिविटी करके सीखेंगे, ये लर्नर सेंटर के लिए बहुत अच्छी है। बच्चे खुद से चीज़ें ड्राइव करेंगे, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी लर्निंग, अब देखो ये एग्जाम्पल वगैरह ना एक्टिविटी ये सब नहीं पढ़नी होती। अब इसके फ़ायदे क्या, देखो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं लर्नर सेंटर अप्रोच के। ये स्टूडेंट इसमें सेंटर में होगा, सब कुछ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा। इसमें प्लानिंग, ट्रांसलेटर सब सिस्टमेटिक वे से होगा, मीनिंगफुल होगा। और ये नेचर क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएटिविटी की थिंकिंग आएगी। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिकॉग्निशन होगा कि हाँ बच्चा कैसे सीख रहा है। और हर बच्चे को मतलब उसके ऐसा नहीं है कंपटीशन करना है, कंपटीशन नहीं होगा, सब बच्चे अपने अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। कोई कंपटीशन वाला सिस्टम नहीं है कि इसका तेरे से कंपटीशन चल रहा है, सब अपने लेवल के अकॉर्डिंग सीख रहा है कि किसकी क्या लेवल है, क्या अचीवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। और यहाँ पे ना लर्नर सेंटर अप्रोच में कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो कि तुझे ये नहीं आता, सब अपने अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, सब अपने अकॉर्डिंग सीख रहे हैं विदाउट। अब जब ना ये तो तुम्हें पता ही चल गया, ये अब जो क्वेश्चन नहीं आता, मैंने एक क्वेश्चन देखा था इसी से था। अब इनका देखो टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर का क्या अप्रोच है। कोर्स यहाँ टीचर का बस एक ही काम होगा, सिलेबस कंप्लीट करा दो। यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग काम होगा। अब टीचर का यहाँ अब बच्चे यहाँ पैसिवली सीखेंगे, मतलब उनका पैसिवली सीखेंगे, यहाँ पे बच्चे एक्टिवली सीखेंगे। और यहाँ पे बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बस एक काम करेंगे हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। यहाँ बच्चे खुद करके सीखेंगे, चाहे उनके नंबर अच्छे आए ना, लेकिन खुद से चीज़ें करेंगे। ये बस इन्फॉर्मेशन देने पे काम होगा, यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी पे काम होगा। ये एक तरीके से लेक्चर मेथड है, आया और पढ़ा दिया। यहाँ एक्टिव लर्निंग है। असेसमेंट और ये समेटिव होगा, समेटिव मैंने बताया था लास्ट में हो जाएगा। और ये एक तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग, और कोऑपरेटिव लर्निंग आएगी इसी चैप्टर में, वहाँ बता दूँगी। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में बच्चे सीखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। इसमें टीचर का क्या रोल होगा, बस टीचर चीज़ों को डायलेक्ट कर देगा, आके समझा देगा। यहाँ पे जो टीचर है वो कोई भी असाइनमेंट दिया यूनिट वाइज को टेस्ट लेगा, मतलब बार बार फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा यहाँ पे। और टीचर यहाँ पे रटवाने का काम करेगा, मेमोराइजेशन का। यहाँ टीचर एक फैसिलिटेटर है, बच्चे ही खुद काम करेंगे। यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देगा। यहाँ पे बच्चे की एक्टिविटी, टीचर लर्निंग, टीचर हेल्प करेगा एक्टिविटी में, परफॉर्मेंस असेसमेंट डन होता रहेगा। ये सब पढ़ लेना आसान है, ये होप तो तुम्हें समझ में आएगा। अब कॉम्पिटेंसी, थोड़ा बाहर कुछ सामान जा रहा है, आवाज़ आ रही होगी तुम्हें, उसे इग्नोर कर देना। यहाँ पे मैं बाहर बैठ के बता रही हूँ। अब क्योंकि ये मैं कॉम्पिटेंसी बेस अप्रोच, ये वाली अप्रोच क्या होती है। अब ये सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अब तुम देखो अपने आप कैसे नोट्स बना सकते हो, तुम बता लो। इसमें से क्या क्वेश्चन आया वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि यूनिट 2 में से कौन से क्वेश्चन आए थे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटेंसी बेस इसमें क्या होता है कि बस ये जानना चाहता है कि बच्चे की नॉलेज, स्किल, क्या कॉम्पिटेंसी है उसकी, मतलब बच्चे की क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या उसमें भरा हुआ है, क्या क्या उसकी स्किल है, वो होती है कॉम्पिटेंसी लर्निंग। क्या उसकी कॉन्सेप्ट है, वो कॉम्पिटेंसी लर्निंग होती है। कि क्या क्या उसकी नॉलेज है, क्या उसकी स्किल है, वो सब कॉम्पिटेंसी लर्निंग होती है। अब इसकी कोई डेफिनेशन तो यहाँ ढंग से दे नहीं रखी, पर कॉम्पिटेंसी में क्या होता है कि असेंशियल स्किल होती है, नॉलेज होगा, बच्चे का बिहेवियर होगा और इफेक्टिवली टास्क से सीखेगा। मतलब बेसिकली कॉम्पिटेंसी मतलब अगर मान लो तुम कंप्यूटर सीखना चाह रहे हो, एक एग्जांपल, और तुम्हारे कंप्यूटर सीखने के लिए क्या क्या स्किल है चाहिए, वो तुम्हारे अंदर है, तो तुम एक कॉम्पिटेंसी है तुम्हारे अंदर कंप्यूटर सीखने की। ये बेसिकली कॉम्पिटेंसी होता है। कॉम्पिटेंसी के लिए स्किल होना बहुत जरूरी है। दैट वन कैन बी सक्सेसफुल लर्नर, कि तुम्हारे अंदर की स्किल होनी जरूरी है। मतलब तुम पढ़ाना, अब जैसे एग्जाम होता है, डीएसएलएसबी का एग्जाम है, तो वहाँ तुम्हारी स्किल ही तो चेक करेंगे, तुम्हारी माइंड की स्किल कि तुम्हारी कितनी है, कि तुम सक्सेसफुल लर्नर बनोगे नहीं, वो कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी स्केल करेगा, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन के इस पे करेगा। और कॉम्पिटेंसी ये एक तरीके से बच्चे को सक्सेसफुल बनाने पे हेल्प करता है। और एक मेजरेबल है, इसे मेजर करा जा सकता है इंडिविजुअल को कि हाँ इसके अंदर कितनी कॉम्पिटेंसी है। एग्जाम लेके हम इसे मेजर कर सकते हैं कि एग्जाम लेके तो आजकल केजीएस का, डीएसएलएसबी का एग्जाम होता है, वहाँ देखते हैं इसकी कॉम्पिटेंसी अच्छी है, इसकी कॉम्पिटेंसी अच्छी है। जिसकी कॉम्पिटेंसी अच्छी होती है उसे एग्जाम में ले लेते हैं, ये कॉम्पिटेंसी होती है। अब इसके जो इसके इफेक्ट है, जिसमें से क्वेश्चन आता है, ये जो देखा है कि ये करेक्टरिस्टिक होती है, जिसके मतलब कॉम्पिटेंसी रेफर टू द स्पेसिफिक स्किल, एक स्पेसिफिक स्किल, एटीट्यूड, ये सब होती है। इसको अचीवेबल किया जा सकता है, इसको अचीव करना है, स्किल को, नॉलेज को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, ये तुम्हारी अचीवेबल होती है। इसको मेजर किया जा सकता है, मतलब अगर पूछे कॉम्पिटेंसी को मेजर किया जाता है, हाँ किया जा सकता है कॉम्पिटेंसी को एग्जाम लेके।
और कॉम्पिटेंसी क्या होती है, वर्ड बाय वर्ड सबके अलग अलग होते हैं, इंक्लूड किया जाता है इसमें, टीचर भी इंक्लूड होगा और लर्नर भी आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। अगर मान लो किसी की कॉम्पिटेंस, मान लो तुम्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आया, तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैम ये समझ में नहीं आया, दीदी ये समझ में नहीं आया, समझा दो। तो इसमें टीचर कम्युनिकेट कर सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में। और इसमें ना अलग अलग लेवल, हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी अलग अलग मिल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक हर लेवल बच्चे के अलग अलग होते हैं, तो हर लेवल के अलग अलग हो जाएंगी। अब देखो ये नहीं पढ़नी, ये सब मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंग्वेज में क्या कॉम्पिटेंसी होती है, एक सेकेंड, ये स्पीक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये कॉम्पिटेंसी, रीड प्रिंट एंड राइटिंग फ्रीली, ये लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी होती है। कि मतलब अगर तुम्हें लैंग्वेज सीखनी है तो तुम्हें स्पीक मतलब बोलना आना चाहिए करेक्टली, अगर तुम्हें प्रिंट करना आना चाहिए, मतलब हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें डिक्टेशन अच्छी होनी चाहिए, पंक्चुएशन आनी चाहिए, अगर तुम्हें हिंदी की इंग्लिश की ये सब आनी चाहिए। अगर मैथ में कॉम्पिटेंसी करनी है 1 से लेकर 20 तक के ऑब्जेक्ट तुम पता कर लो कितने हैं, तुम्हें यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए डेली लाइफ के लिए, तुम्हें एवरेज हाइट पता चल जानी चाहिए गिवन टेबल को देख के। तो ये सब, और ये इन्वायरमेंट के लिए कि इन्वायरमेंट में पीयर ग्रुप, रिलेटिव, नेबर, ये सब इनकी कॉम्पिटेंसी। अगर तुम्हें इतना आता है तो तुम इन्वायरमेंट पढ़ लोगे, मतलब इस तरीके से। अगर बताओ कि पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, ये सब तुम्हें आता है तो तुम कॉम्पिटेंसी है इन्वायरमेंट पढ़ने की। सबके अलग अलग होती है, पढ़ लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब तुम पढ़ोगे तो सारी चीज़ें पता चलेंगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉम्पिटेंसी का। मुझे देखो फीडबैक जरूर दे देना कि मैंने सही बताया, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं। ये सब नहीं पढ़ना, किसी के 80% है तो उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, ये सब इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, ये पूरी लिस्ट तैयार करनी है, ये पढ़ लेना क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कॉम्पिटेंसी का। मतलब जो मैंने बताया ना वही सारा क्राइटेरिया होना चाहिए। अब मिनिमल लेवल लर्निंग की ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम, ये 1986 में दी थी जो नेशनल पॉलिसी है 1986 वाली, किसी ने पढ़ी होगी, कि मिनिमम लेवल लर्निंग क्या होती है कि बच्चे को इतना तो आना चाहिए। मतलब 6 क्लास का बच्चा है तो उसे 20 तक टेबल याद हो, जहाँ तक भी उन्होंने दिया था कि वह 1 से 5 तक का बच्चा है, उसे इतनी इन्वायरमेंट आनी चाहिए, इतनी कॉम्पिटेंसी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अगली क्लास में जा सके। उसे हमें मास्टर तो नहीं बनाना, लेकिन उसके अंदर इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे एक होता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को इतनी चीज़ आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, टीचर को प्लान करना है, टीच करना है, फिर टेस्ट लेना है, फिर रीटीच करना है, फिर टेस्ट लेना है। मतलब पहले टीचर प्लान करेगा, फिर बच्चे जो प्लान किया उसको टीच करेगा, फिर बच्चों को टेस्ट लेगा, फिर रीटीच करेगा, फिर रीटेस्ट लेगा। ये मिनिमम लेवल लर्निंग की बात हुई है 1986 की। तो अगर कोई पूछे कि मिनिमम लेवल लर्निंग की कहाँ बात हुई है, 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना उसमें बात हुई है। ये हो गया। और ये सब अभी कैरेक्टरिस्टिक यूजफुल है, फायदा क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का। देखो इस तरह मेरी शीट में क्वेश्चन, मतलब मैंने एक पेपर लगाया था, मैं जिसमें मेरे 150 नंबर आए थे, वो प्रीवियस ईयर नहीं था टेक्स्ट बुक का, उससे इसमें क्वेश्चन था। मैं बता दूंगी, मैं कल की वीडियो में दिखा दूंगी। अभी मैं क्वेश्चन दिखाने लगूंगी तो बहुत बड़ी लंबी, अभी भी 21 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैं सोचूँ एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाए तुम्हारी। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इससे बच्चा रोट मेमोराइजेशन से दूर रहेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी पर ध्यान दिया जा रहा है तो इससे दूर रहेगा। जो बच्चे ने आज सीखा ऐसा नहीं है कल भूल जाएगा, उसको कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ इसको कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं है उसको मास्टर नहीं बनाया जा रहा। लेकिन वो आज जो सीख रहा है, यहाँ असेसमेंट होगा, कॉम्पिटेंसी का असेसमेंट होता रहेगा, कंटिन्यूस असेसमेंट होगा बच्चे का, कंटिन्यूस आज चेक कर रहा है कल को चेक कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे का रेमेडियल कोचिंग भी दी जाएगी। कोई बच्चा लो अचीवर है, नहीं सीख पा रहा चीज, उसे रेमेडियल भी, मतलब रेमेडियल मतलब उसे दोबारा से सिखाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये टीचिंग लर्निंग जॉयफुल होगा, इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे बच्चा मैजिक, पजल, स्टोरी टेलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस रीडर, इन सबसे सीख जाएगा। ये हो गया इसका फ़ायदा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का। अब लिमिटेशन क्या होगी, हर चीज़ की एक फ़ायदा और नुकसान भी होते हैं। अब बिना, अगर टीचर ही अच्छा नहीं है तो बच्चा कैसे कॉम्पिटेंसी कर लेगा। मान लो तुम कंप्यूटर सीखने चलेगा, वहाँ का टीचर ही अच्छा नहीं है, तुम कैसे कंप्यूटर सीख लोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैच ले लेते हैं, फिर कहते हैं उस बैच में है ही नहीं कुछ। तुमने बैच तो ले लिया एक शक्ल देख के टीचर की, और वहाँ कोई और ही पढ़ा रहा है, तो कैसे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी अच्छी हो पाएगी किसी उसकी। और टीचिंग क्लाइमेट बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब सब कुछ टीचर का इफेक्ट बहुत पड़ेगा उसको क्लाइमेट का। और पेस ऑफ, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट होता है, कुछ अच्छे तरीके से सीखता है कुछ, तो बच्चे की कॉम्पिटेंसी सबके अलग अलग होती है। तो टीचर को दिक्कत आती है कि इस बच्चे की कॉम्पिटेंसी को कैसे इंक्रीज़ करें और इस वाली को कैसे इंक्रीज़ करें। और मतलब बच्चों की ना कॉम्पिटेंसी ब्रेक हो जाती है सब कॉम्पिटेंसी में। मतलब बच्चा एक चीज़ सीख रहा है, फिर उसे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसका असेसमेंट नहीं कर पाता कि चलो एक का तो असेसमेंट कर लिया, दूसरे का नहीं कर पाता।
और टीचर ना रिमेडल, अब मान लो कोई बच्चा वीक है तो टीचर रिमेडल प्रोसेस दे ही नहीं पाते, जो बच्चे वीक है उनको दे ही नहीं पाते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि वो सब बच्चों को दे। उनका दिमाग कह रहा है बच्चों को मास्टरी करा दो, बस मास्टरी करा दो, मतलब जो हाई जनरेशन है तो एक तरीके से मास्टरी पे बहुत फोकस होता है कि एक तरीके से मास्टरी करा दो। और डिज़ाइनिंग एक्टिविटी, बच्चों की एक्टिविटी वगैरह ये सब नहीं हो पाती यहाँ पे। तो ये कॉम्पिटेंसी, अब ये नहीं पढ़ना, देखो ये जो पढ़ लेना चाहे इंडिकेट की कॉम्पिटेंसी इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ये नहीं पढ़ना। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का ये बहुत बढ़िया है, मतलब ये ज़्यादा बढ़िया है कॉम्पिटेंसी से। इससे बच्चा खुद करके सीखेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव से ना पता चला बच्चा खुद चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, चीज़ों को खुद से सीखेगा। अब ये नहीं पढ़नी सिचुएशन 1 2 3 ये सब नहीं पढ़नी, क्या ही दे रखा है, और ये एक्टिविटी वगैरह ये सब नहीं पढ़नी, काम की बात पे आ जाओ, ये सब नहीं पढ़ना। हाँ ये रही जहाँ पे टीचर नॉलेज इन्हेंस ये करेगा, जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच होगी इसको बच्चा कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थ्योरी कर, बच्चा खुद मतलब एक लर्नर प्रायोरिटी पे होगा। प्रायोरिटी क्या होगी, स्टूडेंट एक्टिविटी करेगा, अपनी कंस्ट्रक्ट करेगा, आइडिया को, मटेरियल को, एक्टिविटी को, सबको कंस्ट्रक्ट करेगा। इसके कंस्ट्रक्टिव के अगर तुम बात करें तो कंस्ट्रक्ट के बारे में लेगोवाइगस ने बात करी है, जीन पियाजे ने बात करी है, ब्रूनर थे उन्होंने बात करी है, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखेगा, खुद से करके सीखेगा, इन सब ने बात करी है। इस जो भी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सोशल थ्योरी है इन्होंने इसमें बात की, और पियाजे ने करी है कॉग्निटिव थ्योरी में। तो ये मतलब पता होना चाहिए कौन कौन कंस्ट्रक्टिव के वो है और कंस्ट्रक्टिव के खिलाफ कौन कौन सा है। जैसे हमारे बिल्ली पे थॉर्नडाइक थे, वो कंस्ट्रक्टिव के खिलाफ थे। अब बात आ जाती है इसमें कंस्ट्रक्टिव में क्लासरूम में क्या क्या होगा। बच्चा एक्सपेरिमेंट, अब बच्चा कंस्ट्रक्टिव है तो उसे हम एक्टिविटी दे सकते हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं बच्चों को कि आओ और ग्रुप में उसका डिस्कशन करो। हमें प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं बच्चों को कि अच्छा ये फाइंड करके दिखाओ। फील्ड ट्रिप पे घुमाने ले जा सकते हैं, वहाँ से उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। हम उन्हें विजुअल चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे कोई भी बुक दिखा दी, कुछ भी दिखा दिया विजुअल, जो आंखों से देख लो, कोई मूवी दिखा दी, ये सब क्लास में डिस्कशन हो सकता है एक्टिविटी को। ये हो गया, ये पढ़ लेना। अब ये सब नहीं पढ़ना है, देखो ये जो सब होता है ना ये सब नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहो तो पढ़ भी लेना, वैसे खैर ही पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ रखा है तो मैं बता रही हूँ ये सब नहीं पढ़ना। अब इससे फ़ायदे क्या है, बस फ़ायदे पे आए। अब फ़ायदे क्या है आप सोचो, अब जिसमें स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व है तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यहाँ पे बच्चा इन्वायरमेंट का डेमोक्रेट होगा, खुद से सीखेगा, और फैसिलिटेटर होगा टीचर, और यहाँ पे स्टूडेंट मीनिंगफुल लर्निंग सीखेगा। प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग पे फोकस होगा, टीचिंग पे नहीं। यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर होगा, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होंगी ना सब यही होंगी। अब कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट क्या होता है, मतलब अब तुमने पढ़ा तो दिया, असेसमेंट करना है तुम्हें, उसका बच्चे को सब कुछ सिखा तो दिया, असेसमेंट करना है। असेसमेंट कैसे होगा, ओरल डिस्कशन होगा कि बच्चे को क्या करा, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, ओपन डिस्कशन, उसके बारे में सब बच्चे आपस में डिस्कशन करो। बच्चे के माइंड मैपिंग से डिस्कशन होगा, थ्रो हैंड एक्टिविटी से डिस्कशन होगा, और प्री टेस्टिंग, जो पढ़ा दिया उसको फिर से टेस्ट ले लो उसका। इससे बच्चे न्यू लर्निंग सीखने से पहले जो पुराना पढ़ा है उसको समझ जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या, रिलीवेंस क्या है इसकी, कि बच्चे क्या हो उसमें एक्टिवली इंगेज होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, पैसिवली इंगेज नहीं होते लर्निंग, तो खुद से चीज़ें सीखेंगे, खुद से चीज़ें। और इसका नुकसान क्या है, वैसे खास नुकसान नहीं है इसका नुकसान एक ही चीज़ है कि अगर मतलब टीचर अच्छा नहीं हुआ तो गाइडेंस प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो टीचर का प्रोफिशेंट होना बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्टिव के लिए। अगर टीचर ही अच्छा नहीं है तो बच्चों की लर्निंग क्या करेंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे कंस्ट्रक्टिव, तो ये नुकसान है बस। अब देखो जो मैं टीचर लर्नर कंस्ट्रक्टिव, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसे पढ़ लेना, सारी वही है। यहाँ टीचर सेंटर अप्रोच हो गया, लर्नर सेंटर, यहाँ लर्नर एक्टिविटी होगा, तो ये पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ये भी मैं बता देती हूँ, देख लेना, मतलब पूरा इंपॉर्टेंट है, मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा, खत्म हो गई सेकंड यूनिट अराउंड तुम्हारी। देखो एक सेकंड, ये ऊपर नहीं जा रहा, देख लेना, इससे क्वेश्चन आया है, पूरा पढ़ लेना, मैंने समझा तो दिया, इसे तुम खुद से पढ़ोगे समझ। अरे यूनिट 2 कंप्लीट होगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे यूनिट 2 में से क्या क्वेश्चन आया ये भी कल बता दूंगी। फिर कल ना, अगर कल या परसों जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ना लर्निंग और टीचिंग मेथड भी पढ़ा दूंगी। इसमें सारे ही मेथड इंपॉर्टेंट है, और कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग यूनिट 4 में आएगी शायद, इसमें नहीं आई। इससे 1-2 क्वेश्चन ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने। यूनिट 2 से 1 या 2 क्वेश्चन कोई मिलेगा तो बता दूंगी, दिखा दूंगी कौन से चैप्टर में बना है, मुझे याद भी नहीं कौन से में बना है। और ये NIOS कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे होगे। अब इसने ना पियाजे और वाइगोत्स्की किसी ने कहा था, वो बता दो, देखो खुद से कर लेना। मतलब मैं पियाजे वाइगोत्स्की बताने में ना तुम्हारा और अपना दोनों का समय बर्बाद करना नहीं चाहती। बाकी अगर
बाकी मैंने वो इमिटेशन वाला बताया था वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप हो सकता है समझ गए होगे। और अगर फीडबैक जरूर देना कैसा लगा, मैं कैसा बताया मैंने, फिर मैं यूनिट 3 जल्दी डालने की कोशिश करूँगी जैसे भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना।